Nimbus News। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है और हम लोग शिक्षक दिवस पे आए हुए हैं नीरज जायसवाल जी के पास। डायरेक्टर है गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल का और जो कि लेबर चौराहा नाटिंग वाराणसी में है। दोस्तों मित्रों, ये कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की विकास की जो बातें होती हैं वो शिक्षा से ही होती है। अगर हम यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, तो वहाँ पे जो साक्षर दर है वो 100% है। भारत में भी अथक प्रयास के माध्यम से अगर देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों में 80% के लगभग हम लोग साक्षर हो चुके हैं। और एक कहावत और है कि अगर कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो उसका रास्ता सिर्फ किताब से होके जाता है और साक्षर से होके जाता है। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं गुरुकुल मॉन्टेसरी के डायरेक्टर सर, नीरज सर, तो हम इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो है निम्बस न्यूज़ तरफ से सर आपकी बहुत बहुत मतलब हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शिक्षा दिवस पे, और आपने अपने अति व्यस्त प्रोग्राम में से कुछ समय हमको दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ और रिपोर्टिंग बाय गौरव और अभिजीत तिवारी। सर सबसे पहले हम जो है आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे पास, उसके बाद हम प्रोग्राम का प्रोसेस शुरू करेंगे। मैं नीरज जायसवाल, प्रबंधक गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल, लेबर चौराहा नाटिंगली। और हमारी गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल की 4 शाखाएं हैं और एक लेबर चौराहा पे है, दूसरा खजुरी पे है, तीसरा पहाड़िया पे है और चौथा शिवपुर में है। तो ये 4 शाखाएं अभी हमारी वर्तमान में चल रही है और आगे भी कल्पना है कि और बेहतर और बड़ा विकास हम लोग स्कूल के माध्यम से करेंगे, जिसमें 100% साक्षरता, जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी साक्षरता 80% ही है हमारे स्टेट में। तो उसको 100% कैसे किया जाए, जब हम एक अपने समाज में 100% करेंगे तो समाज से वो पूरे राज्य में होगा और राज्य से पूरे देश में इसका विस्तार होगा। सर हम लोग सवाल शुरू करते हैं। और 2014 के पहले की साक्षरता या शिक्षा और 2014 के बाद की शिक्षा में, जो कि गवर्नमेंट अलग अलग हुई, एक एकदम अपोजिट है दोनों, यू टर्न में। तो सर आपको उसमें क्या विविधता दिखी और क्या अंतर दिखा 2014 के पहले? देखिए 2014 का जो शिक्षा था वो पूरा मतलब पहले की प्रारंभिक शिक्षा हुआ करती थी। और अगर हम 2014 से तुलना न करें, हम बहुत पुरातन तरीके से लेके आए। तो जो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जिसको कि मैकाले शिक्षा प्रणाली ने ध्वस्त किया, अगर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आज भी हमारे देश में कायम रहती तो आज हमारा देश पूरे विश्व पटल पर सबसे सर्वोच्च स्थान पे गया होता। लेकिन जिस तरीके से मैकाले पद्धति ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को समाप्त किया और उसके बाद पिछली की सरकार ने जितने ध्यान देना चाहिए था सरकार को, वह न देते हुए शिक्षा को जितना उठाना चाहिए था वह न उठ सका। काफ़ी समय बाद एक अच्छी गवर्नमेंट आई है जिन्होंने 2014 के बाद शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। और इस शिक्षा से नई शिक्षा प्रणाली जो अभी आपने देख रहे होंगे, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नया आया है, उसमें उन्होंने बहुत से चेंजेस लाए हैं। और उस चेंजेस के माध्यम से हमें लगता है कि आने वाला जो वर्ग होगा, आने वाला जो समय होगा, वो शिक्षा जगत के लिए एक ब्रह्मास्त्र होगा, जो न केवल अपने राज्य और समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आएगा और एक अच्छा कार्य प्रणाली लेकर आएगा शिक्षा जगत के लिए। सर जैसा कि आपने कहा कि मैकाले, अगर देखा जाए तो भारत जो है अभी भी बहुत से यहाँ पे लोग हैं, 95% लोग मैकाले के मानस पुत्र हैं, कहीं ना कहीं मैकाले। तो सर अगर हम अपने जैसे गुरुकुल आप चलाते हैं और जैसा मैंने नाम सुना है और नाम सुन के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो सर आपको क्या लगता है कि मैकाले की पद्धति और गुरुकुल की पद्धति, अगर हम गुरुकुल पद्धति से चले जाएं, जैसे कि आपने वैदिक पीरियड का भी नाम लिया, तो क्या हम समाज में सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि आपको लगता है कि मैकाले सिस्टम ने जो लाया है या पुरातन जो गुरुकुल परंपरा था, उस परंपरा में टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती। अगर वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो तो क्या उस समय से हमारे जो चिकित्सा जगत में थे, ठीक है ना, वो उसी समय से ऑपरेशन चीड़-फाड़ की पद्धति चालू हो गई थी, ठीक है ना। इसी तरीके से जो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो ब्रह्मास्त्र, जैसे हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना, सोलर सिस्टम की कल्पना उस समय कर दी गई थी। बाद में अंग्रेज आए, बाद में लोग अमेरिका
किया कि सोलर सिस्टम की खोज हमने किया है। ये सारी चीजें हमारे पुरातन समय के जो वैज्ञानिक और जो विचारधारक थे अच्छे शिक्षा पटल पर, उन्होंने ये सब कर चुके हैं। आज का जो जनमानस है, आज क्यों हम लोग अपनी नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से उस गुरुकुल परंपरा को लाने की प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि वो जो तरीका था, वो तरीका जो था वो प्रायोगिक तरीका हुआ करता था, थ्योरेटिकल तरीका नहीं था। आज समाज जिस कदर आगे शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, उस समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको वैदिक मैथ की कल्पना हम लोग करते हैं। अगर वैदिक मैथ अगर हम सीखते हैं तो वो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक वो हमेशा याद रहता था। आज की पद्धति बीच में क्या हुआ कि जो चीजें बताई जाती थी वो किताबी होती थी, उसका कनेक्शन प्रायोगिक स्तर पर नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से समस्याएं बच्चे केवल किताब पढ़ के तो निकल रहे हैं, लेकिन वो प्रायोगिक शिक्षा ज्ञान लेकर नहीं आगे बढ़ रहे थे, जो उनको विश्व पटल पे नहीं आने का मौका दिया जाता है। आज भी हमें अच्छी तरह से पता है कि भारत में पढ़ने वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनका कार्य क्षेत्र जो था भारत के अंदर कम था, इसीलिए वो पलायन करके अन्य देशों में जाते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या हुई है कि भारत में इतनी व्यवस्थाएं, इतनी सुधार हो चुकी है कि अब वो वैज्ञानिक बाहर न जाकर यहीं पर रुककर भारत की उन्नति और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा कि सर आपने 2020 का लिया नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत अब हम लोग बाबर महान था ये नहीं पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। अकबर महान था ये नहीं पढ़ेंगे, जो कि हमने तो पढ़ा कि महाराणा प्रताप जो थे भाग गए जंगल में, शिवाजी को चूहा बोला गया। एलपी शर्मा की बुक में है ये, उसको आईएएस पढ़ते हैं उसको। तो इसको आप क्या देखते हैं कि दूसरी कम्युनिटी जो है, जो भारत माता की जय भी नहीं बोलती है, मैं आप अंडरस्टूड है ये क्वेश्चन, जो भारत माता की जय भी नहीं बोलती है, क्या वो ये चीज स्वीकार करेगी कि राणा प्रताप महान थे और शिवाजी स्वराष्ट्र और स्वराज की बात करते थे? देखिए है क्या ना कि जो इतिहास हम पढ़ते आए हैं अपने बचपन से, या हमारे और 2-3 पिछले पूर्वजों से जो बताया गया, जो इतिहास दिखाया गया, बेशक अगर हम देखें तो असली इतिहास हमने पढ़ा ही नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है ना। उस इतिहास में जैसे हम महान टीपू सुल्तान, महान अकबर, इन सारे कहानियों को हम पढ़ते हैं, हमने ये नहीं पढ़ा पूरे चैप्टर में टीपू सुल्तान के बारे में पूरा एक चैप्टर हुआ करता था, और महाराणा प्रताप, शिवाजी, ठीक है, इन तरह के जो विख्यात जो महाक्रांति करने वाले, ठीक है, लोगों की जीवनी जो होती थी वो एक पैरा में खत्म कर दी जाती थी। तो हमारा पीढ़ी कैसे जानेगा कि हमारे पीछे जो क्रांतिकारी या महापुरुष थे, ठीक है ना, वो किस दिशा में थे और किस तरीके से लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ला रहा है, उसमें असली इतिहास तो अब हमें जानने को मिलेगा, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, असली कहानी और इतिहास तो अब हमारी नई जो पीढ़ी है वो जानेगी। तब वो भारत के साथ, देश के साथ राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति दिखा पाएगा कि आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिला, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे से जो संघर्ष चला है, उस संघर्ष का एक जरिया था। और ये केवल 100 साल 200 नहीं, करीब 800-900 साल तक हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है वो अकेले नहीं लड़ी है। इतने जो क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है ना, महान शासक लोग जो थे, ठीक है ना, उसके वजह से हुआ है, और वो चीज़ हमने पढ़ा ही नहीं। तो जब तक युवा पीढ़ी या नई पीढ़ी अपने असली इतिहास को नहीं जानेगा, उसके अंदर भारतीयता, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कैसे जज्बा आएगा उसके हृदय के अंदर, उसके शरीर के अंदर, दिल के अंदर कैसे बैठेगा? जी, वो एक माध्यम है। सर इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्या तो पूर्व, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एज ए टीचर से, एज ए समाज के मार्गदर्शक से बात कर रहा हूँ। तो क्या जब बस ये इस पे सब्जेक्ट पे लास्ट सवाल ही रहेगा, तो क्या ये जो भी पूर्व की गवर्नमेंट थी, तो क्या वो तुष्टिकरण था अगर राणा प्रताप महान नहीं थे? तो देखिए क्या है ना कि उस समय का जो माहौल था, उस समय का जो फिलॉसफी चला आ रहा था ना, कोई उस तरह की विचारधारा लेकर बढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। कि पिछले 60 से 70 साल की जो गवर्नमेंट थी ना, तो वो 60 से 70 साल की गवर्नमेंट उस दिशा में विचार ही नहीं किया, ठीक है ना। जब ये सरकार आई है तो उसको ये एहसास हुआ, या उनको ये लगा कि जो असली इतिहास हम जब तक नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपने देश को उतने ऊपर या गौरवान्वित नहीं करा पाएंगे। अच्छी शिक्षा अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो असली ज्ञान ले नहीं पाएगा। तो उसके लिए ये जो पॉलिसी आई है वो बहुत बेहतर तरीके से इस पर काम कर चुकी है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। रह गई शिक्षा पटल पे, शिक्षा जगत में हम लोगों की भूमिका, तो
जब गवर्नमेंट एक अच्छी ज्ञान की पुस्तकें लाएगी तो उस पर वर्कआउट करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम हमारी हो जाती है, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। सरकार जो गवर्नमेंट हमें किताबें देंगी, जो ज्ञान देगी, हमारी बाध्यता क्या हो जाती है कि हम सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से, चाहे बोर्ड स्टेट बोर्ड के माध्यम से हमें जो किताबें मिलती हैं हमें इस पर चलना पड़ता है। ठीक है, अब जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, तो हमें लगता है कि आने वाला जो युवा पीढ़ी होगा वो बेहतर काम करेगा। हालांकि अभी गवर्नमेंट को चाहिए जो एनईपी ला रहे हैं उस एनईपी को और अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे जाके इसको ट्रेनिंग देना चाहिए, जिससे न केवल टीचर, उसके बाद प्रबंधक, स्कूल के टीचर, इवन जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो इम्प्लीमेंटेशन बच्चों तक जब पहुंचेगा तो और बेहतर। हमें लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब इसको सरकार को ट्रेनिंगशिप देनी चाहिए कि हम अच्छे से एनईपी को समझ सकें। सर, मैं एक नीरज सर से ये समझना चाहता हूँ कि कहाँ यूपी बोर्ड कहाँ पीछे छूट गया, उसके क्या रीजन थे? इसको मैं थोड़ा सा सरल और कर देता हूँ सवाल। अगर मैं गुरुकुल के स्टूडेंट को रखूँ और मैं एक थोड़ा सा अगर मैं आउटर में चला जाऊँ तो गुरुकुल का स्टूडेंट हर चीज़ पार्टिसिपेट कर लेगा, हर पास हो जाएगा और सफल हो जाएगा जी, जबकि बहुत पैसा खर्चा होता है वहाँ पे। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, एक टीचर जो नीरज सर हैं उनके माध्यम से कहाँ ये पीछे छूट गया, जो कि ये मीलों पीछे छूटता है। एक कहावत है सर, जीतने वाला ही जीतता रहता है। जी जी, वो कभी ये नहीं होता कि हारने वाला, ये तो किताबी बातें होती थी। कहाँ पीछे छूट गया? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है, ठीक है ना, सरकार की जो पॉलिसी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे दिया हुआ है वो बेहतर है। समस्या क्या है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट लेवल पे, विद्यालय स्तर पे नहीं हो पा रहा है। कागजी हो रहा है कि हाँ हमारे पास ये विद्यालय, इतने सारे विद्यालय हैं, इतने सारे शिक्षक, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे शिक्षक और बच्चे हैं तो या तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही होगी सरकारी लेवल पे, जिसकी वजह से पेरेंट्स वहाँ पे मन नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को भेज नहीं रहे। अगर यही व्यवस्था अगर सरकारी लेवल पे मिलना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो हमें लगता है कि वो सारी चीजें वहीं पे, वहां से ही नियंत्रण। हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़ कर आए हैं, आज हम संस्थान इंग्लिश मीडियम चला रहे हैं तो हमारा पूरा बैकग्राउंड सरकारी से रहा। तो जो ज्ञान का सार हमको सरकारी विद्यालय से मिला, क्यों मिला? क्योंकि उस समय का जो गुरु हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, उनका जो माध्यम होता था पढ़ाने का, स्कूल का जो अनुशासन हुआ करता था, वो उस समय बहुत बेहतर था। आज के परिवेश में वो केवल कागजी है सरकारी स्तर पर, ठीक है ना। सरकार ने अच्छी पॉलिसी बनाई है, अच्छी व्यवस्था दी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन, वो बेहतर तरीके से नहीं है, जिस कारण से प्राइवेट स्कूल जो है बेहतर अच्छी तरीके से बढ़े, क्योंकि उनको अपना रेपुटेशन समाज में बनाना है, और जिसको अपने समाज में रेपुटेशन बनाने की जिद होती है, ठीक है ना, तो निरंतर अथक प्रयास करेगा कि हमारा विद्यालय का नाम सर्वोच्च स्थान पे जाए। जी, ऐसा प्रयास होगा। सर, थोड़ा सा हम लोग जो गुरुकुल स्कूल के विषय में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। गुरुकुल जो मॉन्टेसरी स्कूल है, इसमें कोई अभिभावक अपने बच्चे को क्यों पढ़ाए? देखिए, हमारे विद्यालय का जैसा कि इसका नाम है गुरुकुल, गुरुकुल मतलब गुरु दो शब्दों से बना है, अंधकार से प्रकाश की ओर। रियली वही पद्धति हमारे सिस्टम में है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी मुख्य भूमिका में रहता है कि गुरु का जो कर्तव्य है वो शिष्य के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, लाभकारी होना चाहिए, और उसको न केवल किताबी ज्ञान दे, उसको प्रायोगिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, अनुशासन, ये सारी चीजें इतना बेहतर हम सिखा देते हैं कि बच्चा जब यहाँ से निकलता है, हमारे यहाँ के बच्चे क्लास 8 पढ़ने के बाद, अगर हमारी मान्यता 8 तक की है, क्लास 8 पढ़ने के बाद किसी भी बड़े स्कूल में डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान इस स्तर पे हम बना चुके होते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है कि कहीं एडमिशन कंपटीशन क्रैक करने के लिए, ठीक है। नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा यहाँ के जो सबसे विख्यात विद्यालय होगा उसमें डायरेक्ट एडमिशन पा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि कई सारे पेरेंट्स की भूमिका ये होती है कि गुरुकुल में 1 साल पढ़ाओ, यहाँ पे पढ़ने के बाद बच्चा किसी भी बड़े स्कूल में कंपटीशन क्वालिफाई करता है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है, व्यवस्था इतनी अच्छी है, जिससे कि हम बेहतर करते हैं। और गुरुकुल की मुख्य भूमिका में जो रहता है कार्य जो है वो है गुरु शिष्य परंपरा, बस उसी परंपरा को हम 100% निमित्त करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था सर एक बात कि यहाँ का स्टूडेंट जो अगर मेरा रिसर्च हुआ है, हम लोग की टीम ने किया है, तो कुछ सोच के हम लोग यहाँ आए होंगे। और यहाँ का बच्चे को मैंने देखने के बाद मैंने बताया था अपने एडिटर को, जो एडिटर इन चीफ थे हमारे,
राहुल सर, उनको बताया था मैंने कि वहाँ का बच्चा कहीं भी जाएगा वो पास हो, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज बताने लगती है शुरुआत से डिसिप्लिन। खैर सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सवाल है जो कि जनरली आदमी में आता है। अर्जुन तो आप ले लिए जी। अब अर्जुन ले लिए तो स्वाभाविक बात है कि वो किसी भी मछली की आंख को भेज देगा, लेकिन अर्जुन के साथ अगर एकलव्य आ गया तो एकलव्य को कैसे अर्जुन बनाएंगे? बहुत सुंदर सवाल है ये आपका। देखिए, जरूरी नहीं है कि मतलब हर, क्योंकि सबका मेंटल एबिलिटी जो होता है वो अलग अलग होता है, बौद्धिक क्षमता। जी 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 जी, बहुत सुंदर सवाल है ये। अर्जुन और एकलव्य तो एक महान जी जी गाथा है, हम लोग को भी एक लेसन और प्रेरणा देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, अब जैसे आप बताएंगे, यहाँ पे अर्जुन भी है और एकलव्य भी है। अर्जुन का भी वैसे ही हम लोग एडमिशन लेते हैं, और एकलव्य में भी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो निर्धन होते हैं, जो संकोचवश ऐसे बड़े विद्यालय में एडमिशन नहीं पा पाते हैं। अगर हम पेरेंट्स बच्चों को देखते हैं कि बच्चे की अगर परिस्थिति ऐसी नाजुक है और नहीं कर पाता है, तो एक सिंपल एक परीक्षा लेते हैं। अगर बच्चा योग्य होगा, ठीक है ना, तो उसको हम कम से कम स्तर पे, कम से कम फीस पर भी उसको हम एडमिशन ले लेते हैं। दूसरा, सरकार ने भी एक नया नियम जो लाया है 2017 से, RTE, राइट टू एजुकेशन माध्यम। उस राइट टू एजुकेशन माध्यम में भी मैं कहना चाहूँगा, सरकार की ये जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, वो बहुत उत्तम है, अच्छी मानी जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो वंचित लोग हैं, जिनको वाकई इस राइट टू एजुकेशन में आना चाहिए, वैसे आने वाले बच्चे कम होते हैं। यहाँ मध्य में बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत अच्छे से, इनकी आर्थिक स्थिति है, इनके पिता की परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति है, और वो सक्षम है फीस देने के लिए और करने के एडमिशन कराने के लिए। बट वो भी बच्चे उन वंचित बच्चों का हिस्सा मार लेते हैं, और उसके बदले में किसी न किसी माध्यम से फर्जी सर्टिफिकेट लेकर, आर्थिक प्रमाण लेकर, किसी न किसी माध्यम से वो एडमिशन पा लेते हैं। दुख ये होता है, सरकार ने बनाया प्रक्रिया किसके लिए? गरीब और निर्धन और वंचित बच्चों के लिए, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उनको, क्योंकि जो मध्य के बच्चे हैं वो ऐसे। हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पिछले साल 2 साल हमारे यहाँ रेगुलर पूरी फीस देके पढ़ते हैं, और पता लगता है अगले साल उनके यहाँ राइट टू एजुकेशन में होगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसी सिस्टम बनता है, कैसे बाहर का माध्यम है, तंत्र है, कि ऐसे बच्चों को हम लोग को दे देते हैं। और वाकई जो सेवा भाव हम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, निर्धन छात्रों को, वंचित छात्रों को, हम नहीं दे पाते, हमारी मजबूरी बन जाती है। जी, इसी से सर एक सवाल बनता है कि आपने एक डर्बीशायर रेस का नाम सुना होगा जी। उसमें विश्व के बहुत तेज घोड़े दौड़ते हैं। उसमें नॉर्मल घोड़ा, अरबियन घोड़े के अलावा कोई घोड़ा दौड़ नहीं पाता, कुछ उनकी जो ब्रीड्स होती है। तो मैं कह रहा हूँ सर कि एडमिशन तो मान लीजिए मैंने जनरल लिया, पूरी फीस जमा किया, लेकिन मेरी जो बौद्धिक क्षमता है वो उस लेवल पे नहीं है, और एक क्लास में, उसी क्लास में एक लड़का की क्षमता जो है वो बहुत तेज है। तो उस जो नीचे के बौद्धिक क्षमता वाले के, उसको कैसे वो आप मैनेज करते होंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा बच्चों के अंदर जो है, ये मैंने देखा है, कॉम्प्लेक्स घर कर जाता है। होमवर्क न कर पाना, क्लास में क्लास वर्क न कर पाना, सही तरीके से इतना जल्दी न एग्जाम कर पाना, तो ये समस्याएं आती होंगी, और ये समस्या कैसे दूर करते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे जैसा आपने बताया कि सर बहुत ज़्यादा हमने स्टडी किया है गुरुकुल के बच्चों में, कि मतलब उनका बॉडी गेस्टर्स वगैरह वो जो, जी सर, मैं बॉडी, तो वो इसके पीछे जो हमारा जो मेथड है, हमारे यहाँ चलता है एक रेमेडियल क्लासेस। रेमेडियल क्लासेस वो क्लासेस होता है जो बच्चे कमजोर होते हैं, जिनकी मानसिक क्षमता हम नहीं कह सकते, जिनकी क्षमता अन्य बच्चों के तुलना में उतना प्रॉपर नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग रेमेडियल क्लास चलाते हैं। वो निःशुल्क क्लास चलता है, एक्स्ट्रा क्लास के रूप में, स्कूल ओवर होने के बाद 1 घंटे का सेशन होता है, और उस 1 घंटे सेशन में बच्चे का लूप होल या वीक पॉइंट हम देखते हैं, और उस वीक पॉइंट पर हम फोकस करते हैं कि बच्चा कहाँ से कमजोर है। पेरेंट्स को पहले से ही बता दिया जाता है कि ये बच्चा रेमेडियल क्लास में है, आपको इसमें घबराना नहीं है, ये सारा जिम्मेदारी हमारा स्कूल लेगा, और उस बच्चों को अन्य बच्चों के तुलना में जो कमजोर है, जो पार्ट उसका कमजोर, उस पार्ट को हम मजबूती के साथ लाकर एक स्टेज पे, समान स्टेज पे लाके खड़ा करेंगे, और उसमें हम सफल होते हैं, जिससे कि बच्चा को कॉम्प्लेक्स ना हो या फिर ना हो कि वो। सर थोड़ा सा 10+2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो है। आपको कैसा लगता है कि सर की जो नई शिक्षा नीति जो आ रही है, उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जा रही है, तो स्किल डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं इसको, और कि कितना जरूरी है थ्योरिकल और प्रैक्टिकल, क्या है? देखिए, इस गवर्नमेंट ने जो स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया है, ठीक है ना, अभी तक क्या होता था कि हमारे बच्चे साक्षर तो हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल जो है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता था।
जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान लेकर, डिग्री लेकर ही बच्चे के अंदर क्षमता बनेगा, ठीक है ना। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी 10वीं तक की पढ़ाई होती, 8वीं तक की पढ़ाई होती, लेकिन अगर उनके अंदर क्षमता बेहतर होता है तो किसी भी माध्यम से किसी भी विंग में जाकर अपना परचम लहरा सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट वही है, ठीक है ना। अब 10th और 12th करने के बाद स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत से ऐसे कोर्स है जो कि उनको आत्मनिर्भर बना देता था। पहले के समय में क्या होता था, बच्चा बीए करता था, एमए करता था, पीएचडी करता था, तमाम डिग्री उसके पास होने के बावजूद वो बेकार होता था, उसके पास केवल डिग्री है, नौकरी और कोई व्यवस्था नहीं बनती थी। इस स्किल डेवलपमेंट के तहत ये हो गया कि अगर बच्चे के अंदर काबिलियत है, योग्यता है, ठीक है ना, तो उसको डिग्री नहीं जरूरत है, उसको उतना ही स्किल जरूरत है जिस स्किल से वो अपने जीवन यापन को और अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकता है, आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मान बढ़ाकर कार्य कर सकता है। और जब हमारा देश का एक एक नागरिक जिस दिन उसके अंदर आत्मनिर्भरता आ गई, आत्मसम्मानता आ गई, तो उस दिन दूर नहीं कि हमारा पूरा देश आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहेगा। बड़ी चुनौती के साथ पूरे देश में एक तरीके से देश को हमारे पूरे विश्व में, जैसा कि अभी आपने देखा चंद्रयान 3 ने साबित कर दिया कि हम पीछे नहीं हैं। तो 2047 का समय है, देखिए हो सकता है मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो पीढ़ी है वो हमें पूरी तरीके से विकासशील से देश से विकसित देश तक ले जाएगा। सर, आपने जो बताया कि स्किल डेवलपमेंट पे, लेकिन एक बात ये भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं प्रतिभावान व्यक्ति हूँ और मुझे पढ़ाया गया, मैं स्किल डेवलपमेंट में मेरी क्षमता आईआईटी निकालने की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश मुझे जो है वो पॉलिटेक्निक या और भी फील्ड में निकालना पड़ा। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि ये प्रतिभा का हनन हो गया? प्रतिभा का देखिए हनन नहीं होता। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सपने लेके निकलते हैं, ठीक है ना, और सपना साकार 100% होता नहीं है। तो क्या हम उम्मीद करना छोड़ दें? ठीक है, अगर हमारे अंदर वो स्किल है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने डॉक्टरी के लिए सोच लिया, इंजीनियरिंग के लिए सोच लिया और किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, तो मैं उस दिन उम्मीद या होप छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। ऐसे तमाम क्षेत्र और भी हैं जहाँ पे अगर जिस जगह पे हमारी इंटरेस्ट लगती है, जिस जगह पे एक्चुअली क्या है ना, डॉक्टरी और इंजीनियर या किसी भी प्रायोगिक परीक्षाएं जो होती हैं उसमें जरूरी नहीं कि जो भीड़ चल रहा है उसी भीड़ में हम भी बहें। हमारी जो क्षमता है, इस भीड़ में कूदने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उस योग्य हैं कि नहीं, हमारी उतनी क्षमता है कि नहीं। हमारी क्षमता 100 मीटर दौड़ने की और हम 1000 मीटर वाले में दौड़ के रेस में लगाए तो ये पहले से तय है कि मैं नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो उस कंडीशन में हमें अपने योग्यता को पहले मापना चाहिए, हमें अपनी क्षमता का पहले से आकलन होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं उस पर अगर हम डिटरमाइन करके आगे बढ़ेंगे, निश्चय सफलता हमें प्राप्त होगी और बेहतर करेंगे। सर, लास्ट सवाल कि वर्तमान जो सरकार है उससे आप शिक्षा से कितना सहमत है? क्या वो शिक्षा जो है सही दिशा में ले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत है? देखिए, वर्तमान सरकार जो शिक्षा पे काम कर रही है, नो डाउट मैं उससे 100% संतुष्ट हूँ और मुझे आगे लगता है कि आने वाले समय जो है सरकार इसको और अच्छे से बेहतर करेगी, क्योंकि ये समझ में आता है कि अगर हमारे समाज को सुधारना है तो सबसे पहले शिक्षा को सुधारना होगा। अगर शिक्षा सुधर जाएगी तो समाज अच्छे से सुधरेगा और समाज सुधरेगा तो नो डाउट हमारा राष्ट्र भी अच्छे से सुधरेगा। और सर, एक बच्चों के विषय में एक और चीज़ हमारे पास आई हुई थी और वो व्यूअर से, ये सर जो लंच होता है उनका, लंच में आजकल जो है गार्जियन जो है जल्दी में ये दे देते हैं, तो क्या स्कूल्स के द्वारा ऐसे गार्जियंस को वो ट्रीट किया जाता है कि आप ऐसा लंच न दें कि वह फास्ट फूड टाइप में, जिससे कि उनकी एनर्जी लेवल कम हो या कुछ इस तरीके की आप उनको गाइड देते हैं? जी, देखिए क्या है कि आजकल का जो बच्चों का फूडिंग डिमांड है वो है ना, वो जंक फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग को याद है, हम लोग अपने बचपन या आप अपने बचपन में क्या करते होंगे कि माँ बासी रोटी भी दे देती थी और उस तरीके से तो रोटी पराठे खा के भी हम लोग अच्छे से जीवन यापन करते थे और स्वस्थ रहते थे। आजकल का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों का जो डिमांड हो गया जंक फूड, उस जंक फूड ने बहुत सारी ऐसी बीमारियां बच्चों के अंदर पैदा कर दी है जो कि बच्चा फिजिकली जितने स्ट्रांग होना चाहिए वो स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। तो एक वो बहुत बड़ा कारण है। तो हमारे विद्यालय के अंदर क्या है, जंक फूड अवॉइडेंस के लिए एक हम लोग बीच बीच में पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं कि हम इस तरह के फूडिंग हम न करें।
हम लोग अपना एक लंच सिस्टम बनाते हैं कि हाँ किस दिन हमें रोटी सब्जी मंगवाना है, किस दिन हमें चावल से रिलेटेड चीज़ मंगवाना है। इस तरीके की चीज़ें हम लोग डिमांड करते हैं जिससे बच्चे को आदत हो कि इस तरह के भोजन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रेदर देन जंक फूड। जी सर, जो कि आज 5 सितंबर है और देश और क्षेत्र की जनता को और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए 5 सितंबर ये बहुत बड़ा दिन होता है हम शिक्षकों के लिए, ठीक है। शिक्षक दिवस है, ठीक है। आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है और उनको जब जन्मदिन मनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने बोला कि हमारा जन्मदिन ऐसे नहीं मनेगा, शिक्षक दिवस के नाम पे पूरे शिक्षक को इस दिन के रूप में समर्पित होगा। तो आज वह दिन है, हम सबके लिए बहुत गौरवान्वित बात है और हमारी भूमिका, शिक्षक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि हमें समाज को, सोए समाज को जगाने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा। दूसरा, हम अभिभावक से भी एक संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे कि जिस तरीके का आज पर्यावरण, जिस तरह का वातावरण बन रहा है शिक्षा जगत को लेकर, विद्यालय को लेकर, ठीक है। पेरेंट्स को ये लगता है कि पहले क्या होता था कि अगर हम कोई टीचर्स या कोई शिक्षक बच्चे से कड़ाई से पालन कर लेता था तो घर जाने पर शिक्षक पेरेंट्स से बोलते थे तुमने गलती किया होगा तभी तुम्हें पनिशमेंट मिला। लेकिन आज का परिवेश बदल गया है, पेरेंट भी इतना इनसिक्योर हो गए, ऐसे न्यूज़ उनके सामने आने लगे हैं तरह तरह के, वो भी इनसिक्योर फील करते हैं कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। अगर किसी कारण से, अगर किसी टीचर ने, शिक्षक ने बच्चे के साथ किसी तरीके का पनिशमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट या हार्ड पनिशमेंट दे, अगर बच्चे ने किसी तरह से टीचर्स ने डांट भी दिया और बच्चे ने घर पे बता दिया तो आम बात हो गई है कि शिक्षक को डांटने के लिए, शिक्षक से लड़ने के लिए पेरेंट चले आते हैं। तो वो परंपरा, थोड़ा सा हमें पुरानी परंपरा पे आना पड़ेगा और हमें पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कोई शिक्षक किसी बच्चे का दुश्मन नहीं होता है, वो उनको सुधारने के प्रयास में एक पहल करता है और अगर कोई बातचीत रह जाती है, अगर उनको लगता है कोई कमियां हैं तो बेशक आए, स्कूल में आए, विद्यालय में आए, प्रधानाचार्य से मिले, शिक्षक से मिले, नो डाउट उनका निवारण निकलेगा। और इन बच्चों से हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और माध्यम हम शिक्षक ही हैं, हम ही उनको ज्ञान देंगे, हम ही उनको सुधार कराएंगे। तो थोड़ा हम सभी ऐसे सभी शिक्षकों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे शिक्षक दिवस को और पूरी कम्युनिटी को मैं इसका धन्यवाद देना चाहूँगा। नीरज सर, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी और आपकी पूरी टीम की। आशा करते हैं कि आपका जो चैनल जिस कदर शिक्षक दिवस पर प्रयास कर रहा है, आने वाले समय में आपकी चैनल की भी डिमांड उसी तरीके से बढ़ती रहे। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल के डायरेक्टर नीरज जायसवाल जी से बातचीत, और नेक्स्ट हफ्ता हम लोग एक और पर्सनालिटी से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। Nimbus News. Nimbus News.